स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी की कहानी आरंभ। घर में पांव देते ही वह बरस पड़ी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह रंजना ही आपके बॉस की पत्नी है। मैं उस घर में भूल कर भी पांव नहीं देती। सुरेश भौचक्का सा उसे देखता रह गया। विभा के इस अकारण रोष से वह विस्मित था। यूं तो वह सारी शाम चुप चुप बनी हुई थी, पर इसे सुरेश ने नववधु का सहज संकोच मान लिया था। नए लोगों के बीच उसका एकदम न खुल पाना उसे अस्वाभाविक नहीं लगा था। सच तो यह था कि वह खुद खुशी की तरंगों में झूल रहा था, इसलिए ऐसा वैसा कुछ सोचने की स्थिति में भी नहीं था। सुबह जब मिस्टर श्रीमाली ने उसे केबिन में बुलाकर शाम के खाने का निमंत्रण दिया था, वह विस्मय और आनंद में डूब गया था। सहयोगियों ने उसे खुले दिल से बधाई दी थी। इस खुशी में उसने सबको दोपहर की चाय भी पिलाई थी। उसने जब अपनी शादी का छोटा सा रिसेप्शन दिया था, तब बॉस सह परिवार बाहर गए हुए थे। तब से वह निरंतर सोच ही रहा था कि उन्हें खाने पर बुलाया जाए या चाय पर। उसकी योजना तो धरी रह गई, उल्टे उन्होंने ही उसे सहपरिवार खाने पर बुला लिया। निमंत्रण की पहल न कर पाने के कारण वह संकोच से भर उठा था, पर प्रसन्नता का पलड़ा शायद उसे भारी था। एक तरह से हवा के घोड़े पर सवार होकर ही वह घर पहुंचा था। बड़ी उमंग के साथ उसने विभा को यह समाचार दिया था। दोनों खूब सज संवर कर ही बॉस के घर पहुंचे थे। वहां एक और सुखद आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिसेस श्रीमाली उसे देखते ही किलक उठी थी। उन्होंने आगे बढ़कर विभा को गले लगा लिया था। पता चला दोनों बीए तक साथ पढ़ी हैं। इस जानकारी के बाद सुरेश को सारा आयोजन और भी भव्य दिव्य लग उठा था। मेज पर करीने से परोसे गए व्यंजनों का स्वाद दुगना हो गया था। मिसेस श्रीमाली पूरे समय विभा की तारीफ करती रही। उनके आग्रह पर विभा को गाना भी सुनाना पड़ा। पुरानी सखी से इस तरह अचानक भेंट हो जाने पर मिसेस श्रीमाली तो बड़ी प्रसन्न दिखाई दी, पर उस प्रसन्नता का संतोष भी विभा के चेहरे पर नहीं झलका। और तो और सामान्य शिष्टाचार भी उससे निभाते नहीं बना। उसे भारी भरकम उपहार के लिए, भोजन के लिए ठीक से धन्यवाद भी वह दे नहीं पाई। कम से कम चलते समय उन लोगों को एक औपचारिक निमंत्रण तो दे ही सकती थी। वह भी उससे नहीं हुआ। सुरेश तो खींच उठा था। कैसी लड़की है, कहने को एमए बीएड है, पर जरा भी एटिकेट्स नहीं है। घर आकर शायद वह कुछ कहता भी, पर उसे समय ही न मिला। उल्टे विभा ही उस पर बरस पड़ी थी और वह भौचक्का रह गया था। उसने वह बड़ा सा खोखा एहतियात से मेज पर रखा। करीने से उसकी पैकिंग खोली। बच्चों की सी अधीरता से उसने कागज की कतरनों को अलग किया और अब उसके सामने सुनहरी नक्काशी वाला एक खूबसूरत लेमन सेट जगमगा रहा था। वह ठगा सा देखता रह गया। वाह, श्री माली साहब की टेस्ट का भी जवाब नहीं है। तब उसे होश आया। विभा अभी तक उसी तरह गुमसुम बैठी हुई है। क्या बात है भई? उसने पुचकारते हुए पूछा। बॉस की बीवी से तुम्हारा झगड़ा वगड़ा था क्या? वैसे नेचर से तो वह बहुत भली लगी है। तो क्या मैं झगड़ालू लगती हूँ? विभा ने तुनक कर कहा। यह बात नहीं है भई, सुरेश ने नरम स्वर में कहा, पर तुम सारी शाम मुंह फुलाए रही, इसीलिए पूछ रहा हूँ। विभा ने आंखों में अजीब सी उदासी भरकर उसे देखा और फिर शून्य में नजरें गड़ाकर जैसे अपने आप से बोली, बुरा तो लगता ही है। वह बौड़म बेवकूफ लड़की आज इतने बड़े आदमी की बीवी बन गई है, और हम अपनी किस्मत में तो जूते चटकाना ही लिखा है। ससुराल हो या पीहर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शब्द सुरेश के कलेजे को चीरते चले गए। घायल नजरों से उसने विभा की ओर देखा। वह शून्य में दृष्टि गड़ाए गुमसुम बैठी थी। उसकी तरल आंखों में टूटे हुए सपनों के टुकड़े तैर रहे थे। उसे गुस्सा आना चाहिए था,
पर करुणा हो आई। अपने लिए और विभा के लिए पता नहीं कितने सपने संजोए होंगे, पर कहीं रूप, कहीं रंग, कहीं उम्र, कहीं पैसा, कुछ न कुछ बाधा आ जाती होगी और सपने टूटते रहे होंगे। पता नहीं कितनी अस्वीकृतियों को झेलने वाली यह लड़की उसकी पत्नी है। उसकी संचित पूंजी से बनवाए गए 4 गहने उसके शरीर पर हैं। पहली शॉपिंग पर बड़ी दरियादिली से खरीदी गई प्योर सिल्क की साड़ी उसने पहन रखी है। मिलन की पहली रात भेंट स्वरूप दिया गया महंगा सेंट उसे महका रहा है। शाम को बड़े अरमानों से खरीदी गई वेणी उसके जूड़े की शोभा बढ़ा रही है। इस सारी सज्जा के साथ उसके ही घर में बैठकर वह उन भयानक शब्दों को बोल गई है। सुरेश भीतर तक हिल गया था। उसका मन हुआ चीख कर कहे, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं था, इसीलिए तुम्हें स्वीकार कर सका। समस्त बड़े आदमियों की जमात ने तो तुम्हें कब से नकार दिया था। लेकिन अब कुछ भी कहना व्यर्थ था। पहली बार आक्रोश उसने व्यक्त किया। बाजी उसी ने जीत ली थी। उस क्षणांश के लिए ही सही, वह सुरेश से श्रेष्ठ हो गई थी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। विभा की ओर पीठ किए वह एक करवट लेटा रहा, अपने घायल मन को सहलाता रहा। आंखों के सामने उन सारी लड़कियों के चेहरे घूम गए जिन्हें उसने पहले दौर में अस्वीकार कर दिया था। उनमें से कुछ तो विभा से बेहतर ही थी, पर उस समय कोई ऐसी वैसी लड़की तो आंखों पर चढ़ती ही नहीं थी। उसकी माँ और बहन के लिए तो कई दिनों तक यह गर्व का विषय बना रहा, हमारे सुरेश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, वे जहां तहां सुनाया करती। पर बाद में यह गर्व चिंता में परिवर्तित होने लगा। पहले जैसा लड़की देखने का उत्साह बाद में जाता रहा। माँ तो खींच कर कहती, आखिर कैसी लड़की चाहता है तू, पता तो चले। 4 भले आदमियों को जवाब तो हमें ही देना पड़ता है न। आखिर अपने भी घर में लड़कियां हैं, उनका ही ख्याल कर। कोई पहले से पसंद कर रखी हो तो वह बता दे। माँ की बमबारी से वह क्षुब्ध हो जाता और फिर महीनों घर का रुख नहीं करता था। दोस्त मजाक में कहते, यार अब पैदा होने से तो रही, अवेलेबल जो स्टॉक है उन्हीं में से पसंद करनी होगी। पहले से पता होता तो स्पेसिफिकेशन देकर ब्रह्मा जी से बनवा लेते। बात हंसी में उड़ जाती, पर कभी वह सोचता, काश ऐसा हो पाता। वह ब्रह्मा जी से कहता, भगवान मुझे मालूम है मुझ जैसे फटीचर के भाग्य में रीता मलकानी या सुरेखी देशपांडे जैसी ब्यूटी क्वीन नहीं होगी, पर कम से कम माया मिश्रा जैसी मिठ बोली, श्रद्धा पाल जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली, अलका कपूर जैसी हंसमुख और नैना मेहता जैसी गोरी चिट्टी लड़की तो आप मुझे दिला सकते हैं। उसके मन में इन सब लड़कियों का मिला जुला एक कौलाज चित्र था, पर जितने भी रिश्ते आए एक भी लड़की इस कसौटी पर नहीं उतरती थी। एक दिन सचिन दिवाकर, उसका दोस्त, एकदम सीरियस हो गया था। बोला, सुरेश तुम्हारा कोई अफेयर हो तो साफ बता दो, कम से कम लड़की वालों से साफ कह तो सकूंगा। बेचारे आस लगाए जाते हैं। जानते हो, तुम्हारे लिए अब तक 3 जगह जलील हो चुका हूँ। सॉरी यार, पर दिवाकर ने उसे वाक्य पूरा करने नहीं दिया। बोला, फालतू बातें बंद, साफ साफ बताओ माजरा क्या है। माजरा कुछ नहीं है यार, कुछ होता तो तुझे पता नहीं चलता। तो फिर यह तमाशा क्या है? क्या लड़कियां रिजेक्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? मुझे क्या मजा आता है रिजेक्ट करने में, पर कोई ढंग की मिले तो। ढंग की मतलब कैसी? दिवाकर जिरह पर उतर आया था। ढंग की मतलब जो मेरी कल्पनाओं से मेल खाती हो, मेरे सपनों में फिट बैठती हो, मेरी अपेक्षाओं की कुछ तो निकट हो। सुरेश ने समझाने का भरसक प्रयत्न किया। दिवाकर एकदम बौखला गया। बोला, भैया कल्पना अपनी जगह ठीक है, पर वास्तविकता से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। सपने देखना कोई अपराध नहीं है, पर उन्हें यथार्थ में उतारने की चेष्टा बेवकूफ़ी है। तुम क्या सोचते हो, हमें सपने देखना नहीं आता? हमारी कल्पना शक्ति को क्या दीमक चाट गई है? लेकिन भाई मेरे,
हम ये कभी नहीं भूले कि हमारी ड्रीम गर्ल इन 2 कमरों के मकान में हमारी टटपुंजिया तनख्वाह पर गुजर बसर करने कभी नहीं आएगी। इस काम के लिए तो इस धरती की बेटी को ही चुनना पड़ेगा। सपनों की रानी तो कार वालों को, बंगले वालों को ही नसीब होती है। इस तरह दो टूक शब्दों में सत्य को उसके मुंह पर फेंककर दिवाकर तो चला गया था, पर जाते जाते उसके अहम को भी चूर चूर कर गया था। हताशा की उस चरम स्थिति में जो भी पहला रिश्ता सामने आया उसने मंजूर कर लिया। घर में तो जैसे तूफान आ गया था। कैसी अच्छी अच्छी लड़कियां नकार दी थी, और अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या इसी के इंतजार में इतने साल कुंवारे बैठे थे? तब दिवाकर ने ही उसका मनोबल बढ़ाया था। ऐसी बुरी भी नहीं है भाई, वो तो आजकल लड़कियां नौकरी करते करते मुरझा जाती हैं, शादी की चिंता में सूख जाती हैं। बस बढ़ती उम्र का एहसास उनकी रौनक छीन लेता है। एक बार शादी हो लेने दो, फिर देखना। उसने झूठ नहीं कहा था। जो लड़की वह देखने गया था और जो उसके यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, उन दोनों में ही काफी अंतर था। फिर शादी के बाद तो महीने भर में उसकी रंगत ही बदल गई। चेहरे पर निखार आ गया। उसका सारा व्यक्ति तभी जैसे खिल उठा। आदतन वह उसे अच्छी लगने लगी थी। उसका बनाया खाना वह रुचि के साथ खाने लगा था। उसके साथ गृहस्थी की छोटी मोटी खरीदारी करने में उसे आनंद आने लगा था। दफ्तर से लौटते हुए वह रोज उसके लिए वेणी लाता था। शाम को रोज घुमाने ले जाता था। कभी आइसक्रीम, कभी गन्ने का रस, कभी चाट। मसलन कोई शाम खाली नहीं जाती थी। हर रात वह उसके साथ प्रणय के नए अध्याय रचता था। विभा भी अभिभूत सी हर पल उसके आसपास मंडराया करती थी। उसके ब्रह्मचारी कुटीर की उसने महीने भर में ही काया पलट कर दी थी। कुल मिलाकर बड़े मजे में गुजर रही थी, और अचानक अब ये क्या हो गया? मिस्टर श्री माली के यहाँ का डिनर जैसे सारे जीवन को ही बेस्वाद कर गया। सारा उत्साह ही निचुड़ गया हो जैसे। उठिए जी, चाय हाजिर है। जागरण से बोझिल पलकों को सप्रयास खोलकर उसने देखा। विभा चाय लेकर प्रसन्न मुद्रा में खड़ी थी, जैसे यह सुबह भी दूसरी अनगिनत सुबहों की तरह ही थी। जैसे उसे खबर ही नहीं कि यह रात उस पर कितनी भारी थी। जैसे विभा को होश ही नहीं है कि उसके 4 शब्दों ने सुरेश की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चाय का कप और अखबार उसे पकड़ाकर वह इत्मीनान से बिस्तर साफ करती रही। उसने खिड़कियों के पर्दे ठीक किए, मेजपोश की सलवटें ठीक की, बासी अखबार तह कर यथास्थान रखा, और फिर पल्ला कमर में खोंसकर कमरे में झाड़ू देने लगी। उसके प्रत्येक कार्यकलाप में एक सुगढ़ गृहिणी के लक्षण परिलक्षित हो रहे थे। रोज सुरेश विभा की इन्हीं भंगिमाओं को विमुग्ध भाव से देखता था, पर आज उसे उनमें अद्वितीय जैसा कुछ भी नहीं लगा। वह निर्विकार भाव से पेपर पढ़ता रहा। अगले 4-5 दिन तक वह इसी तरह उदास बना रहा, किसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपने आप में खोया रहा। उसके भीतर प्रतिपल जैसे कुछ सुलगता रहा, पर अपनी नई नवेली गृहस्थी को सजाने संवारने में खोई विभा को इसका पता ही न चला। उस दिन शायद रविवार था, एक निरानंद रविवार। वह 9 बजे तक बिस्तर में ऊँघता रहा, फिर नहा धोकर बाजार निकल गया। 2 घंटे बाद वह लौटा तो विभा डोसे का सरंजाम किए उसकी बाट देख रही थी। उसने चुपचाप नाश्ता किया, हमेशा की तरह तारीफ के पुल नहीं बांधे। सुनिए, विभा ने लाड भरे अंदाज में कहा। क्या? वो सामने वाले मुखर्जी साहब है न, उनका ट्रांसफर हो गया है। तो वो कई चीजें बेच रहे हैं। पति की बेरुखी से बेखबर विभा कहती रही। ड्रेसिंग टेबल भी बेच रहे हैं, सिर्फ 200 में दे रहे हैं। मैं बात करूं? क्लर्कों के घर में ड्रेसिंग टेबल शोभा नहीं देती, उसने तल्ख स्वर में कहा। ड्रेसिंग टेबल कोई मारुति कार तो नहीं है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? आजकल तो इतनी कॉमन हो गई है। मैंने एक बार कह दिया न, मैं वही चीजें लाता हूँ जो मेरी झोपड़ी में शोभा देती है। बीवी का चुनाव भी मैंने इसी दृष्टिकोण से किया है।
सुरेश ने बात खत्म की और एकदम हल्का हो आया। 4-5 दिन से मन पर एक बोझ था, एक फांस सी चुभ रही थी, अब कुछ शांत हो गया। जैसे बदली के बाद आसमान साफ हो जाता है। वह पुनः अपने खिले हुए मूड में लौट आया। बोला, लम्हे देखनी थी तुम्हें, अल्पना में लगी है, 3 के शो में चलेंगे। विभा ने हाँ या न कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन जब 2 बजे चाय बन गई तो वह समझ गया कि पिक्चर का प्रोग्राम मंजूर हो गया है। फिर दोनों तैयार होने लगे, पर विभा ने इतराकर यह नहीं पूछा कि साड़ी कौन सी पहनूं, बाल खुले रहने दूं या जूड़ा बना लूं। न उसने गमले का गुलाब तोड़कर बालों में लगाया। सुरेश समझ गया कि वह भी भीतर तक हिल गई है। धोबी के कपड़े अब तक वैसे ही कपड़े में बंधे पड़े हैं। सब्जी का थैला भी खाली नहीं किया गया है। धुले हुए बर्तन भी जैसे तैसे अलमारी में रख दिए गए थे। उनका पिरामिड नहीं बना था। लगता था उसका सारा उत्साह किसी ने सोख लिया है। 2:30 बजे वह सीटी बजाता हुआ बाहर निकला। विभा ने चुपचाप बाहर निकलकर ताला डाला, चाबियां सुरेश को थमा दी। चाबियां जेब में डालते हुए सुरेश बोला, टेम्पो में चलते हैं और भीड़ न हुई तो फर्स्ट क्लास में ही बैठेंगे। नो टैक्सी, नो बालकनी, नो फिजूल खर्ची। हनीमून समाप्त हो गया था, गृहस्थी शुरू हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी कहानी आरंभ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।